Good morning to all of you. Today I am going to teach you the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. Pablo Neruda was a great poet who won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. पैब्लो नेरूडा एक बहुत ही महान कवि हुए हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया और उनकी जो पोइट्री है, उनकी जो पोएम्स हैं, वो इमेजरी के लिए जानी जाती हैं। वो ऐसी इमेजेस अपनी पोएम यूज़ करते हैं जो कि रीडर की आसानी से समझ में आ सके। एंड ही वॉज बॉर्न इन चिले, वो चिले कंट्री में उनका जन्म हुआ था। इन दिस पोएम Pablo Neruda talks about the need of quiet introspection, peace, and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस पोएम में कवि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी कि शांत आत्म विवेचन पर की ज़रूरत पर वो बल देते हैं और वो ये चाहते हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक आपसी समझ क्रिएट हो, बने सभी ह्यूमन बींग्स में। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। पोइट ये कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, मोशनलेस हो जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। पोइट ये कहता है। यहाँ पर 12 जो है वो नंबर सिग्निफाई करता है हमारे 12 मंथ्स होते हैं ईयर में, उसको भी, और घड़ी पे भी 12 तक की डिजिट्स होती हैं, 12 ही घंटे होते हैं घड़ी जो शो करती है। तो कहता है हम 12 गिनने तक हम सब शांत रहेंगे और एक बार के लिए ही हम इस अर्थ पर किसी भी भाषा में बात ना करें। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, क्योंकि वो ये कहता है कि अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज भी एक बैरियर का काम करती है आपसी अंडरस्टैंडिंग में। तो हम किसी भी भाषा में ना बोले, लेट अस स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, कि हम बस साइलेंस की ही लैंग्वेज बोले, सब शांत हो जाएं और 1 सेकंड के लिए ही रुक जाए तो और अपने हाथ ज़्यादा ना मूव करें। तो पॉइंट का मतलब ये है कि हम सब अगर कुछ मोमेंट्स के लिए ठहर जाएं और कुछ भी ना करें तो कितना अच्छा हो। हम ऐसा एक बार करें कि हम 12 तक गिनें और तब तक अब सभी लोग शांत रहें। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. वो ये कहता है कि वो एक बहुत ही एक्जॉटिक मोमेंट होगा, बहुत ही ख़ास रेयर पल होगा, दुर्लभ पल होगा। विदाउट रश, बिना किसी भाग दौड़ के, विदाउट एंजन्स, कोई एंजन्स नहीं होंगे, कोई गाड़ियाँ नहीं चलेगी, सब जगह शांति होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सब साथ होंगे एक सडन, अचानक से, एक स्ट्रेंजनेस, विचित्र, एक अजीब सी तरीके से हम सब साथ होंगे। मीन्स कि हम सब अकेले होंगे, एक साथ होंगे, अकेले होते हुए भी हम एक साथ होंगे, शांत रहते हुए भी हम सब एक दूसरे को समझ पाएंगे, क्योंकि उस टाइम कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा और सभी सेम सिचुएशन को फील करेंगे। क्योंकि यही सिचुएशन अब कोविड-19 पेंडेमिक के कारण पूरे वर्ल्ड में जब लॉकडाउन चल रहा है तो उससे भी हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। पोइट की वो बातें आज के इस सिनेरियो में भी अनुकूल हैं, क्योंकि अब भी लॉकडाउन में हर व्यक्ति उस एहसास को, सबको वही एहसास हो रहा है जो कि एक, चाहे वो किसी भी देश का व्यक्ति हो, कि हम सब अपने घरों में हैं, हमने अपनी एक्टिविटीज़ को रोका हुआ है। और वही बात पैब्लो नेरूडा ने इस पोएम में की है कि हम कुछ मोमेंट्स के लिए ही सही अपने आप को स्टिल कर लें, कोई मूवमेंट ना करें, कोई बात ना करें, अपने हाथों को ना हिलाएं और हम सब फिर एक साथ होंगे। तो उसी तरह से आज पूरा वर्ल्ड भी इस कोविड-19 की इस लड़ाई, इस महामारी में एक साथ है। सभी ह्यूमन बींग्स के लिए ये
सेम सिचुएशन है और सब एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को महसूस कर रहे हैं। और इसके जो परिणाम हैं और जो पोइट जो कहना चाहता है कि अगर हम स्टिल हो जाएं कुछ मोमेंट्स के लिए तो उसके क्या अच्छे इफ़ेक्ट्स होंगे, वो नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट बता रहा है। तो नेक्स्ट स्टेंजा मैं पढ़ती हूँ। फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. क्या होगा अगर हम थोड़ी देर के लिए ठहर जाएंगे तो उस दौरान कितने बड़े बड़े उसके इम्पैक्ट होंगे, प्रभाव होंगे, वो पोइट बताना चाह रहा है कि फिशरमैन जो मछुआरे हैं वो उस कोल्ड सी में, उस ठंडे समुद्र में वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो व्यक्ति गैदर करते हैं सोल्ट को इकट्ठा करते हैं, नमक को इकट्ठा करते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा वक्त मिलेगा कि वो अपने हर्ट हैंड्स, अपने घायल हाथों को देख सकें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. जो व्यक्ति ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, हरे युद्ध तैयार करते हैं, हरे युद्ध से और या गैस वाले युद्ध और या फायर वाले युद्ध, तो पोइट का जो मतलब है यहाँ वो ये है कि वो व्यक्ति जो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नेचर का दोहन कर रहे हैं, ओवर माइनिंग से, ओवर फिशिंग से, डिफॉरेस्टेशन से, यानी कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से बहुत ज़्यादा हम माइनिंग करते हैं। और इन चीज़ों के कारण जो नेचर है वो एक्सप्लॉइट हो रही है, नेचर का दोहन हो रहा है। और रियल के जो वॉर्स हैं, आग के हैं और गैस से जो भी युद्ध होते हैं, वो सभी लोग जो ऐसे युद्ध की तैयारी करते हैं जिसमें विक्ट्री तो होती है लेकिन कोई भी सर्वाइवर नहीं होता है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स मतलब वो लोग ऐसे युद्ध तैयार करते हैं जिसमें लोग जीत तो हो जाती है लेकिन कोई भी व्यक्ति ज़िंदा नहीं बचता, क्योंकि वॉर ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, क्योंकि युद्ध हमेशा ही विनाश की ओर ले जाता है। तो पोइट कहता है कि इवन दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कि वो भी साफ़ कपड़े पहन लेंगे। साफ़ कपड़े यहाँ पर सिम्बोलाइज़ करता है उनकी वो भी एक नई अप्रोच लाइफ के प्रति, वो भी एक नई अप्रोच, एक नया नज़रिया अपनाएंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, वो भी अपने भाइयों के साथ छाया में साथ साथ उनसे मिलकर के चलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये मीन्स कुछ भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव नहीं करेंगे, विनाशकारी नहीं करेंगे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. पोइट कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ, इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। जो बात मैं कह रहा हूँ कुछ देर ठहरने की, उसका मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, पूरी तरह से हमें इनएक्टिव नहीं होना है। मतलब लाइफ जैसे है, लाइफ तो लाइफ है और मैं डेथ से मुझे कोई मतलब नहीं है। पोइट ये कहता है कि लाइफ जिस लिए हम जी रहे हैं हमें उसका पता होना चाहिए। अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते कि बस सिर्फ अपनी ही लाइफ के बारे में सोचते और अपनी लाइफ को मूविंग रखते और हमेशा हमें डर रहता कि कभी भी हम अगर मर गए तो उससे पहले हम अपना सब कुछ कर लें, और इसी थॉट के कारण हर व्यक्ति भाग दौड़ में लगा हुआ है, इसी फियर से कि डेथ आने से पहले ही मैं अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लूँ। हम लोग इतने सिंगल माइंडेड हैं। तो कहते हैं अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते तो एक ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ी शांति, बहुत बड़ी चुप्पी हमारी सैडनेस को इंटरप्ट कर देगी, रोक देगी। किस सैडनेस को? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, कि हमने कभी भी अपने आप को नहीं समझा। अगर हम शांत रहेंगे तो हमें अपने आप को समझने का टाइम मिलेगा एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ, और हम डरेंगे नहीं किसी भी चीज़ से, डेथ से भी नहीं डरेंगे। Now the last stanza, perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive,
नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कहता है कि अर्थ जो है वो हमें सिखा सकती है कि जो कुछ एक बार डेड दिखता है वो बाद में अलाइव हो जाता है, प्रूव हो जाता है, फिर से वो जीवित हो जाता है, पुनर्जीवित। इसका यहाँ पर पोइट का जो तात्पर्य है, जो कहना चाहता है वो ये है कि जिस तरह से सीजन्स चेंज होते हैं हमारी अर्थ पर भी, कभी बहार आती है, कभी पतझड़ आती है, और फिर ऐसा लगता है पतझड़ के बाद गर्मियों में ऐसा लगता है कि सारे पेड़ पौधे और छोटे मोटी जो घास फूस है वो सब सूख गए हैं, डेड हो चुके हैं। वो फिर से एकदम रेनी सीज़न में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अलाइव हो गए हैं, फिर से वो उनका बर्थ हो गया है। तो इसी तरह से हम भी अगर कुछ देर के लिए ठहर जाएं तो हमें भी एक तरह से हमारी सोल का वो रीबर्थ होगा और हम एक बहुत ही जोश के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। मैं फिर से अब 12 तक काउंट करूँगा और आप सब चुप रहेंगे और मैं चला जाऊँगा। तो ये आपकी पोएम थी। इस पोएम में बहुत सी आपकी वो यूज़ हुई हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी पैरावाइज, या जहाँ भी जो एक फिगर ऑफ स्पीच जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है वो बताऊँगी। तो इसमें आपकी एक तो एलिट्रेशन का यूज़ इस पोएम में हुआ है। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंटिन्यूसली वर्ड्स जो होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो सिमिलर होती है। सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले वर्ड्स जब लगातार एक वाक्य में आ जाएं या बिल्कुल क्लोजली उसी लाइन में आ जाए, एक कोई बीच में प्रीपोजिशन आर्टिकल को छोड़ के, तो भी वो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो एलिट्रेशन होता है। तो इसमें आप देखिए कि आपकी जो पहली लाइन है उसमें वी विल, यहाँ पर एलिट्रेशन है। सेकेंड लाइन में फिर वी विल है, ये एलिट्रेशन भी है और ये रेपिटिशन भी है क्योंकि वही वर्ड्स 2 बार आ रहे हैं। फिर है आपका वी वुड ऑल बी टुगेदर, इसमें वी वुड दोनों में इसमें एलिट्रेशन है, देयर इज़ रिपीटिशन ऑफ द साउंड डब्ल्यू। फिर सडन स्ट्रेंजनेस, इसमें भी एलिट्रेशन है। हॉट हैंड्स, हॉट हैंड्स में एलिट्रेशन है। वॉर्स विद में, वॉर्स विद फायर में, वॉर्स विद में एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। क्लीन क्लोथ्स में एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। तो ये आपके एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स थे। और अब जो सेकंड इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ हुआ है वो है एनाफोरा। एनाफोरा होता है ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक पोएम की जो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस होती हैं, लगातार जो 2 लाइंस होती हैं, अगर वो सिमिलर शब्द से, सेम वर्ड से स्टार्ट हो तो वहाँ पर एनाफोरा का यूज़ होता है। तो आपका जो पहला स्टैंजा है इसमें आपकी 2 लाइंस दोनों लेट्स से स्टार्ट हो रखी है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो दोनों लाइंस आप कंटिन्यूसली लेट्स से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एनाफोरा है। यहाँ पर आपका एनाफोरा का यूज़ हुआ है। तो ये आपकी पोएम की एक्सप्लेनेशन थी। इसके जो फिगर ऑफ स्पीच थे वो मैंने आपको बताए। साथ में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर पाएंगे इस पोएम की पूरी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद। फिर भी इसके 1-2 क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है कि 12 तक गिनना और ठहर जाना हमें क्या अचीव करने में मदद करेगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि इट विल हेल्प काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प्स अस या विल हेल्प अस टू स्टॉप वॉन्डरिंग, कि हम इधर उधर भटकने से हमें वो रोकेगा। एंड इट विल हेल्प अस टू डिटरमिन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। इससे हम फ्यूचर में अपना जो रास्ता है उसको हम डिटरमिन कर पाएंगे, हम उसको निश्चित कर पाएंगे, अपने ट्रू पर्पस को, लाइफ के ट्रू पर्पस को हम अपने आप को समझ पाएंगे। एंड इट विल गिव अस टाइम फॉर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन।
तो 12 तक गिनना और स्टिल रहना हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा? इट विल हेल्प अस इन डूइंग क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड चूजिंग द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। हम सही मार्ग पर सही मार्ग पर फ्यूचर में चलें और अपने डीड्स पर वो इंट्रोस्पेक्ट करें। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? सेकेंड क्वेश्चन, कि क्या आप चाहते हैं, आपको लगता है कि पोएट एडवोकेट कर रहे हैं टोटल इनएक्टिविटी, यानी पोएट पूर्ण निष्क्रियता की बात इस पोएम में कर रहे हैं? देखो उसका स्टेंजा भी आया था, उसमें ये बात दे रखी थी, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। इट मीन्स पोएट इनएक्टिविटी को बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं कर रहे हैं। तो हम कहेंगे द पोएट डज नॉट एनकरेज अस फॉर टोटल इनएक्टिविटी। वो हमें एनकरेज नहीं कर रहे हैं टोटल इनएक्टिविटी के लिए। व्हाट ही वांट्स इज ही जस्ट वांट्स अस टू स्टॉप आवर एक्टिविटीज फॉर फ्यू मोमेंट्स एंड इंट्रोस्पेक्ट वेयर वी आर मूविंग, वेयर वी आर रशिंग। वो ये चाहता है कि बस हम सिर्फ कुछ देर के लिए ठहरें और अपने कामों को एनालाइज करें कि हम कहाँ, किस दौड़ में हम भाग ले रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं, और अपने आप को समझ पाएँ। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप अच्छे से कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।